आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का जो पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग मेनली पढ़ेंगे क्या, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि पावर शेयरिंग का मीनिंग क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। दो एग्जाम्पल देखेंगे, एक श्रीलंका का, दूसरा बेल्जियम का। कैसे श्रीलंका में मेडिटेरेनिज्म आया और कैसे एकोमोडेशन इन बेल्जियम, इन दोनों ने पावर शेयरिंग को अफेक्ट किया। और वाई पावर शेयरिंग इन डिज़ायरेबल ये देखेंगे, और फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पावर शेयरिंग आखिर होता क्या है? शेयरिंग का मतलब ही होता है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या? डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं किस चीज़ का? पावर का, उसे ही हम लोग पावर करते हैं। आखिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते कहाँ हैं? हम लोग गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन में या फिर डिफरेंट लेवल्स में। अब ये ऑर्गन्स एंड लेवल्स क्या होते हैं? अगर हम लोग बात करें गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स का, तो ये मेनली लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी होते हैं। लेजिस्लेचर जैसे कि हमारा पार्लियामेंट जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जैसे कि हमारा मान लीजिए प्रेसिडेंट जो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, और जुडिशियरी जो कि जैसे सुप्रीम कोर्ट जो लॉ को सुपरवाइज करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं। ये तीनों जो ऑर्गन है गवर्नमेंट का, ये तीनों इंडिपेंडेंट होते हैं, सेम लेवल पे होते हैं, और अगर कोई एक गलती करे तो बाकी लोग इसको चेक करते हैं कि ताकि वो गलती ना कर सके, इसलिए इसे सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस भी कहा जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करें लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन करता है, इसमें मेनली सेंटर, स्टेट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आते हैं। इन तीनों में पावर बटा हुआ रहता है, परंतु किसी के पास ज़्यादा और किसी के पास कम, यानी अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। परंतु सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। जैसे कि हम मान लीजिए हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये क्या देखेगा? सेंट्रल लेवल का मैटर देखेगा, नेशनल लेवल का जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स एक्सेट्रा। वही हमारा स्टेट गवर्नमेंट हो गया, ये स्टेट का देखेगा, जैसे पुलिस हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सब। और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जैसे पंचायत हो गया या म्यूनिसपैलिटी हो गया, तो ये क्या करेंगे? लोकल लेवल पे जो चीज़ें पब्लिक फैसिलिटी अवेलेबल करानी होगी उसे अवेलेबल कराएंगे। जैसे कि हमारा स्ट्रीट लाइट हो गया, रोड हो गया, ये जो भी है, जो भी पब्लिक फैसिलिटीज़ लोकल लेवल पे अवेलेबल कराने होंगे वो क्या करेंगे? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अवेलेबल कराएंगे। अब पावर शेयरिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? जब हम लोग इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो पावर शेयरिंग मेनली क्या करता है? डेमोक्रेसी को मजबूत बनाता है। ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहता है, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स में पावर शेयर रहेंगे पॉलिटिकल ग्रुप्स में, तो कोई भी यूनिलैटरली डिसीजन नहीं लेगा, तो कॉन्फ्लिक्ट जैसा सिचुएशन नहीं होगा, इसलिए ये अवॉइड करता है कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी। उसके अलावा ये पावर के कॉन्सेंट्रेशन को रोकता है। जैसे कि हमारा हिटलर है, हिटलर क्या था? एक डिक्टेटरशिप था। डिक्टेटरशिप में मेनली पावर शेयर नहीं होता है, जहाँ पावर शेयरिंग होगा वहाँ किसी एक के हाथ में पावर रहेगा नहीं, इसलिए पावर के कॉन्सेंट्रेशन को भी ये रोकेगा। अब हम बात करते हैं दो केसेस जो हमने कहा था। पहला है श्रीलंका। श्रीलंका एक वेस्ट एशिया का कंट्री है। वहाँ का अगर हम लोग इथनिक कंपोजिशन अगर देखते हैं, इथनिक का मतलब ही होता है कि जब हम पॉपुलेशन को बांटते हैं शेयर कल्चर यानी रिलीजन और लैंग्वेज के बेसिस पे, उसे ही हम लोग इथनिक कहते हैं। जैसे हम लोग श्रीलंका को देखें तो यहाँ पे चार है, एक बुद्धिस्ट हो गया, मुस्लिम हो गया, हिंदू हो गया और ये क्रिश्चियन हो गया। तो इन सभी को बांटा गया है लैंग्वेज के बेसिस पे। जैसे हमारा जो बुद्धिस्ट है वो सिन्हाला बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम तमिल बोलते हैं, और एक क्रिश्चियन है वो दोनों बोलते हैं। तो जब हम लोग श्रीलंका को देखते हैं तो हम लोग पाएंगे कि सिन्हाला का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, सिन्हाला स्पीकिंग का 74% है। देन उसके बाद तमिल स्पीकिंग का है। तमिल स्पीकिंग भी यहाँ आप देख सकते हैं मैप में, एक श्रीलंकन तमिल है और एक आपका इंडियन तमिल है। अब ये श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स क्या होते हैं? जो तमिल हैं, जो मान लीजिए जो 18% जो आप देखे थे, उसी को अगर हम लोग 100% मानते हैं तो इस 100 में 87% इंडियन तमिल है और 13% क्या है? श्रीलंकन तमिल्स है। इंडियन तमिल्स वैसे तमिल्स हैं जिनके फोर फादर जो थे ब्रिटिशर के द्वारा श्रीलंका लाए गए थे प्लांटेशन फील्ड में काम करने के लिए। वहीं श्रीलंकन तमिल्स वैसे तमिल्स है जो कि श्रीलंका के इंडिजीनियस ट्राइब है, यानी वहीं के मूल निवासी है, नेटिव ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो श्रीलंकन तमिल्स है वो आप देख सकते हैं मेनली जो ईस्ट मार्जिन है और ये जो नॉर्थ में है वहाँ पाए जाते हैं। वहीं इंडियन तमिल्स है जो यहाँ पाए हैं। जो मुस्लिम्स है ये छोटे छोटे में, और जो ये क्रिश्चियन है बाकी जो देश है उसी में डिस्ट्रीब्यूटेड है स्मॉल अमाउंट में। बाकी का जो बचे 1% वो आपके क्या है? ट्राइबल्स हैं, जो ट्राइबल लैंग्वेज बोलते हैं, जो भी वहाँ का है ना।
अगर हम लोग बात करते हैं मेजर टेररिज्म इन श्रीलंका, तो आखिर ये मेजर टेररिज्म का मतलब क्या होता है? मेजर टेररिज्म का मतलब होता है जब कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी पर रूल करता है, उनको उनके अपॉर्चुनिटी से या एक्सेस टू रिसोर्स उसको रोकता है, तो उसे हम लोग मेजर टेररिज्म कहते हैं। तो अब श्रीलंका में ये आया कैसे? तो हम देखेंगे कि 1948 में क्या होता है, श्रीलंका को आज़ादी मिलती है, परंतु वो डोमिनियन रहता है, अभी वो ब्रिटिश के अंडर ही रहता है, पूरी तरह से उसे रिपब्लिक नहीं मिलता है। तो 1948 में जब श्रीलंका को जो भी आज़ादी मिलती है, तो एक 1956 में क्या करता है, वो एक सिन्हाला एक्ट लाता है, एक एक्ट लगता है जिसके तहत सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देता है। ऑफिशियल लैंग्वेज कहने का मतलब है जो सिन्हाला था वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज बन जाता है। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होंगे, चाहे वो कोर्ट में हो या फिर पार्लियामेंट में हो या कोई डिबेट करना हो या कोई फॉरेन अफेयर्स या कोई कॉन्ट्रैक्ट करना हो, तो उसमें क्या होगा, वो सिन्हाला लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करेंगे। तो अब इससे क्या होता है, जो अदर तमिल लैंग्वेज वाले लोग रहते हैं उन्हें प्रॉब्लम होता है। मान लीजिए कोर्ट में ही जाना है, कुछ काम कराना है, तो तमिल लैंग्वेज में ही है, तो उसे दिक्कत होता था। या फिर एजुकेशन में ही मान लीजिए, तो वहाँ सिन्हाला को ही प्रमोट किया जाता है, तो वहाँ भी दिक्कत होता था। उसके अलावा क्या है, सिन्हाला लैंग्वेज को ही जॉब्स एंड एजुकेशन में मौका दिया जाता था। तो यहाँ पे भी इनइक्वालिटी होता था तमिलियंस के साथ, क्योंकि उन्हें मौका नहीं मिला, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिला। उसके अलावा क्या है, सिन्हाला ने कॉन्स्टिट्यूशन में से ये कहा कि वो सिर्फ प्रोटेक्ट और फोस्टर करेगा बुद्धिज़्म को। मतलब यानी श्रीलंका में जो सिन्हाला मेजोरिटी थे, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें कहा वो सिर्फ बुद्धिज़्म को ही प्रमोट करेंगे। तो बुद्धिज़्म मेनली कौन बोलते थे, सिन्हाला वाले ही बोलते थे। इसका मतलब है वो इनडायरेक्टली सिन्हाला लैंग्वेज को ही प्रमोट कर रहा है। और जो बाकी अदर रिलीजन जैसे हिंदू मुस्लिम जो कि तमिल बोलते थे, तो उन्हें वो प्रमोट नहीं कर रहा है। उसके अलावा जो तमिल्स थे जो इक्वल राइट्स की मांग करते थे, तो उसे भी ये लोग देते नहीं थे। तो अब इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, तो इसका रिज़ल्ट ये हुआ, जो तमिल्स थे वो अपने आप को मार्जिनलाइज फील करने लगे। मतलब उन्हें लगा कि वो सोसाइटी के मेन स्ट्रीम से बाहर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है, उन्हें एक्सेस नहीं दिया जा रहा है जो रिसोर्स है कंट्री का या जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसमें। तो इसलिए वो क्या करते हैं, एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट का डिमांड कर देते हैं। और ये डिमांड क्यों करते हैं? क्योंकि वो बोलते हैं कि ये जो सिन्हाला लीडर्स हैं, जो बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स है, वो सेंसिटिव नहीं है हमारे यानी तमिलियंस के लैंग्वेज और कल्चर को लेकर के। इसलिए तमिल क्या करते हैं, एक नेशनलिस्ट पार्टी बनाते, तमिल नेशनलिस्ट पार्टी बनाते हैं और सेपरेट स्टेट तमिल इलम का वो लोग डिमांड करते हैं। और ये डिमांड जब गवर्नमेंट सीधे तौर पे नहीं सुनता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आर्म स्ट्रगल कर देते हैं, जिसके कारण सिविल वार होता है। 1938 से 2009 तक यानी 2 डिकेड्स तक ये सिविल वार चलता है। अब सिविल वार होता क्या है, सिविल वार का कहने का मतलब ये है कि जब एक ही कंट्री में लोग 2 या 2 से अधिक ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं और आपस में लड़ते हैं, तो उसे ही हम लोग सिविल वार कहते हैं। तो श्रीलंका में भी आप देख रहे हैं, एक सिन्हाला ग्रुप हो गया और एक तमिल ग्रुप हो गया, दोनों आपस में बढ़ के लड़ रहे हैं अपने राइट्स के लिए। तो इसे ही हम लोग क्या करेंगे, सिविल वार कहेंगे। अब जब भी सिविल वार होता है किसी भी कंट्री में, तो वहाँ का इकोनॉमिक डैमेज करता है, लाइवलीहुड लोगों का आ जाता है, वहाँ का कल्चर जो है वो या कंट्री का जो प्रॉपर्टी होता है उसे इफ़ेक्ट करता है। तो यहाँ भी वही हुआ, जो सिविल वॉर है इसके कारण क्या हुआ, सोशल कल्चर इकोनॉमिक लाइफ जो कंट्री का था वो डिस्टर्ब होता है। लोग क्या करेंगे, जब लाइवलीहुड ही नहीं रहेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ चलेगा ही नहीं, क्या होगा, लोग डिस्प्लेसमेंट करेंगे। या फिर जब ऐसा लोगों के आइडियोलॉजी या आइडियाज़ जब मिलेंगे नहीं, तो हो सके एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट भी करे या ऑपरेशन यानी दबाने की कोशिश भी करे, उसके राइट्स नहीं दें। ठीक है, यानी जो मेजोरिटी रहेगा वो सीधा तौर पे चाहेगा कि वो माइनॉरिटी पे रूल करे। तो श्रीलंका में जो पावर शेयरिंग नहीं हुआ उसके कारण ये सारे चीज़ें हुए। तो इसके कारण हम कह सकते हैं कि श्रीलंका क्या एक फेल्ड एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग है। क्या है, फेल्ड एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग, क्योंकि इसने अब सिर्फ सिन्हाला कम्युनिटी को ही प्रमोट किया, बाकी कम्युनिटी को यहाँ श्रीलंका में प्रमोट किया ही नहीं गया, यानी पावर का शेयरिंग हुआ ही नहीं। इसीलिए क्या है, श्रीलंका एक फेल्ड एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग कहलाता है। इसका मेन रीज़न मेजोरिटेरिज्म जो था श्रीलंका में वो था। नेक्स्ट हमारा है जो है बेल्जियम। बेल्जियम का अगर हम लोग केस देखते हैं, तो पहले हम लोग जानेंगे बेल्जियम है क्या। बेल्जियम वेस्ट यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसका पॉपुलेशन है हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। यहाँ का एथनिक कॉम्पोजिशन अगर हम लोग देखते हैं, जो डच स्पीकिंग है
और फ्रेंच स्पीकिंग है और जर्मन स्पीकिंग है। इन तीनों यानी लैंग्वेज पे ये तीन है, डच, फ्रेंच और जर्मन, ठीक है। और जो रीजन वाइज देखें तो एक है फ्लेमिश रीजन जो ये येलो वाला है, और एक है वलोनिया का रीजन जो ये रेड वाला, और तीसरा जो है एक ब्रुसेल जो इसका कैपिटल सिटी है उसका एक अलग से इतनी कॉम्पोजिशन है, उसको बांटा गया है। तो जब हम लोग बात करेंगे होल कंट्री का, यानी जब हम लोग पूरे देश का बात करेंगे, तो यहाँ मेजोरिटी में कौन है, डच स्पीकिंग है, और माइनॉरिटी में कौन है, फ्रेंच स्पीकिंग है। लेकिन जब हम बात करेंगे ब्रुसेल का, तो ब्रुसेल में फ्रेंच मेजोरिटी में हो जाएगा और माइनॉरिटी में डच हो जाएगा। ठीक उल्टा देश में जो रहेगा उसका ठीक उल्टा हमारे कैपिटल सिटी में हो जाएगा, ठीक है। और जो बाकी बचे हमारे 1% जो जर्मन स्पीकिंग है, ये कहाँ, ये इधर इस साइड में आप देख सकते हैं, इधर आपके हैं। तो ये जो था इतनी कॉम्पोजिशन था हमारा बेल्जियम का। अब बेल्जियम में क्या किया, बेल्जियम ने जो एकोमोडेशन लाया पावर शेयरिंग का, वो बड़ा ही यूनिक था। परंतु उससे पहले हम देखेंगे कि बेल्जियम में भी कुछ प्रॉब्लम थे, तभी तो उसने पावर शेयरिंग किया। तो बेल्जियम में क्या क्या प्रॉब्लम थे, बेल्जियम में ये प्रॉब्लम था जो फ्रेंच स्पीकर थे, जो माइनॉरिटी थे देश में, उन वही ज़्यादा पावरफुल थे और ज़्यादा रिच थे, ठीक है। जिसके कारण क्या होता था, जो इकोनॉमिक बेनिफिट हो या फिर जो डेवलपमेंट का चीज़ हो या फिर जो एजुकेशन हो, जो डच स्पीकिंग माइनॉरिटी थे उनके पास बहुत कम पहुंचता था, ठीक है। और जब हम बात करेंगे ब्रुसेल में, जहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग मेजोरिटी में आ चुके थे और डच स्पीकिंग माइनॉरिटी में थे, तो ब्रुसेल में एक अलग ही सिचुएशन हो गया कि यहाँ तो मेजोरिटी में है, तो ये और प्रताड़ित करते थे। तो यहाँ पे ये पहले से इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली डोमिनेटेड थे, तो यहाँ पे डच स्पीकिंग वालों का और बुरा हाल था, ठीक है। तो इसी सब चीज़ों को बेल्जियम ने एक एकोमोडेशन लाया जिसमें उसने यूनिक पावर शेयरिंग किया। इसका सॉल्यूशन जो ये जो प्रॉब्लम्स थे, इसके सॉल्यूशन के लिए उसने एक यूनिक पावर शेयरिंग अरेंजमेंट लाया। उसने क्या किया कि उसने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया, ठीक है। पहले उन्होंने उसने चार टाइम्स उसने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया था 1970 से 1993 तक, ठीक है। उसमें उसने पहला क्या किया, पहला तो उसने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। दोनों डच और फ्रेंच स्पीकिंग को उसने रिप्रेजेंटेशन दिया, ताकि कोई भी एक पार्टी यूनिलैटरली यानी अपने एकाधिकार लेकर के कोई डिसीजन न ले सके, सबकी सहमति से ले। दूसरा क्या किया, उसने एक स्टेट वाइज सेपरेट गवर्नमेंट बनाया, ठीक है, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी थोड़ा पावर स्टेट को दे सके, वो अपना जो डिफरेंट रिलीजन हो या जो भी उसका अफेयर्स हो उसे वो सुलझा सके। तीसरा उसने क्या किया, ब्रुसेल में भी क्या किया, एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन लाया। क्योंकि डच वालों ने जो कि कंट्री में मेजोरिटी थे, उन्होंने माना था कि हाँ फ्रेंच माइनॉरिटी को देना चाहिए, इसीलिए जब ब्रुसेल की बात आई तो जहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग थे जो मेजोरिटी में थे, उन्होंने देखा कि इन्होंने हमें कंट्री में दिया है इक्वल रिप्रेजेंटेशन, तो वो भी उसे कैपिटल में इक्वल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो ब्रुसेल में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया दोनों कम्युनिटीज़ को। उसके अलावा एक थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेंटर और स्टेट के अलावा जो आया वो था कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो मेनली कम्युनिटी के कल्चर एजुकेशनल मैटर को देखता था, ठीक है, जो डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप से। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बेल्जियम ने 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ला करके पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया, जिसके कारण ये सक्सेसफुल एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग बना। अब ये सब सक्सेसफुल हुआ तो इसके फ़ायदे क्या क्या हुए, इसके फ़ायदे ये हुए कि जो कंट्री में सिविल वार सिचुएशन जैसे श्रीलंका में मेजोरिटेरिज्म के कारण हुआ था, उसे इन्होंने अवॉइड कर दिया। कंट्री में पीस प्रॉस्पर किया। उसके अलावा लोगों के बीच में जो रिस्पेक्ट की भावना हुई एक दूसरे के, और ठीक है, और दूसरे के कम्युनिटीज़ में यानी डाइवर्सिटी को उन्होंने सपोर्ट किया, जिसके कारण क्या हुआ, कंट्री में पीस यूनिटी आया डिस्पाइट डाइवर्सिटी। जब एक दूसरे के डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट किया तो क्या आया, पीस यूनिटी आया डिस्पाइट डाइवर्सिटी इन बेल्जियम, ठीक है। तो अगर हम लोग देखते हैं श्रीलंका और बेल्जियम दोनों के कंडीशन को देखते हैं, तो हम पाएंगे कि श्रीलंका में डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी था, जबकि हमारा जो बेल्जियम था उसने इंक्लूसिव पॉलिसी अपनाया। इंक्लूसिव मतलब सभी को इंक्लूड करके, जैसे आप देखते हैं फ्रेंच हो चाहे डच हो जो भी बोलते हैं या जर्मन स्पीकिंग हो, उन सभी को इसने लिया। उसके अलावा श्रीलंका में पावर का कंसंट्रेशन था यानी यूनिलैटरली था, जबकि बेल्जियम में फेडरल गवर्नमेंट था, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इसने किया था। श्रीलंका ने क्या किया था, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को वायलेट किया था, जबकि बेल्जियम ने डेमोक्रेसी को प्रमोट किया था पावर शेयरिंग करके। श्रीलंका में क्या हुआ, मेजोरिटेरिज्म के कारण सिविल वॉर जैसा सिचुएशन क्रिएट हुआ, जबकि बेल्जियम ने जब पावर शेयर किया तो यहाँ इसने कॉन्फ्लिक्ट को हटाया और कंट्री में क्या किया, पीस एंड यूनिटी लाया डिस्पाइट डाइवर्सिटी,
ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे कि पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। तो देखिए पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल इसलिए है क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी को सक्सेसफुली रन करने के लिए पावर शेयरिंग एसेंशियल होता है। क्यों होता है, इसके दो रीज़न होते हैं जिसके कारण हम लोग पता लगाते हैं ये डिज़ायरेबल क्यों है क्यों नहीं है। वो है एक है हमारा प्रूडेंशियल रीजन और दूसरा है हमारा मोरल रीजन। अब प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है, मोरल रीजन क्या होता है, दोनों वर्ड का मतलब समझिए। मान लीजिए आप किसी कंपनी के मालिक हैं, ठीक है। अगर आपके मैनेजर ने कहा अगर आपके मैनेजर ए ने कहा कि कंपनी को हमें लॉस में जा रहा है, बंद करना होगा, और एक आपके मैनेजर बी ने कहा कि अगर हम कंपनी को बंद कर देंगे तो उसमें जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनकी फैमिली सफ़र करेंगे। तो एज ए ओनर आप कंपनी के ओनर हैं, ठीक है। ये आपको अब डिसाइड करना है कि आप क्या करेंगे। तो अगर आप प्रूडेंशियल रीजन से देखेंगे तो आप कंपनी का प्रॉफिट और लॉस को देखेंगे कि हाँ प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, तो वो आप देखेंगे। परंतु एज ए मोरल रीजन अगर आप सोचते हैं तो आप राइट और रॉन्ग, सही और गलत देखेंगे कि हाँ अगर कंपनी बंद होगा तो वहाँ उसके एम्प्लॉय के क्या होगा, उनके फैमिलीज़ का क्या होगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो प्रूडेंशियल और मोरल रीजन में यही अंतर है कि प्रूडेंशियल रीजन होता है वो प्रॉफिट और लॉस को देखते हैं, यानी वो प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, जब स्टैटिक्स होता है। जबकि मोरल रीजन होता है वो इथिकल बेस्ड होता है, वो सिर्फ राइट या रॉन्ग को देखता है, सही और गलत को देखता है, ठीक है। तो ये था प्रूडेंशियल रीजन और प्रूडेंशियल और मोरल जो वर्ड है इसका मतलब। अब हम लोग प्रूडेंशियल रीजन देखेंगे। प्रूडेंशियल रीजन होता क्या है, प्रूडेंशियल रीजन में हम लोग देखेंगे कि अगर प्रूडेंशियल रीजन पे हम लोग पावर शेयरिंग करेंगे तो उसके बेनिफिट्स ये है, ये अवॉइड करेगा कॉन्फ्लिक्ट। क्यों, क्योंकि अगर पावर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में शेयर होंगे ये तो सभी अपना अपना बात रखेगा, तो पॉसिबिलिटी है कि वो रिड्यूस हो जाएगा अपने आप ही कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी से। उसके अलावा ये प्रमोट करेगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को। क्यों, क्योंकि अगर एक के हाथ में पावर रहेगा तो हो सकता है यूनिलैटरली डिसीजन ले, परंतु अगर अलग अलग ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे तो हो सकता है सबका बात गवर्नमेंट के पास जाएगा, तो जिसके कारण लेस प्रोटेस्ट होगा और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बना हुआ रहेगा। अगर हम लोग बात करें तीसरा, ये बेटर डिसीजन मेकिंग में। क्यों, क्योंकि जब हम पावर शेयरिंग करते हैं तो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स आते हैं, डिफरेंट आइडियाज़ के साथ आते हैं। तो जब हम किसी टॉपिक पे या किसी पॉलिसी पे बात करते हैं तो क्या होता है कि वो अपना आइडियाज़ देते हैं जो कि एक बैलेंस्ड वे में रहता है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है कि हमें अच्छा डिसीजन यानी बेटर डिसीजन लेने में मदद मिलती है। चौथा है मेजोरिटेरियन को रोकेगा। जैसा कि श्रीलंका के केस में हुआ था, पावर शेयरिंग नहीं किया था तो एक ही मेजोरिटी जो कम्युनिटी थी सिन्हाला अपने बेनिफिट्स का काम कर रही थी, लेकिन इसीलिए पावर शेयरिंग अगर जैसा कि बेल्जियम है उस तरह का हम लोग करते हैं तो इक्वल पार्टिसिपेशन सभी का होगा और गवर्नमेंट भी अच्छी तरह से रन करेगा। तो ये था हमारा प्रूडेंशियल रीजन। बात करते हैं मोरल रीजन का। तो मोरल रीजन को स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी का आत्मा भी कहा जाता है। और इसमें क्या क्या है, अगर मोरल रीजन की हम लोग बात करें तो ये अपहोल्ड करता है डेमोक्रेसी को, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो ग्रुप्स रहते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स आते हैं जिनके बीच में पावर शेयर होता है, वो डिसीजन लेते हैं एक दूसरे के सहमति से, कॉन्सेसनेस से, ठीक है। तो सिंगल अथॉरिटी तो लेगा नहीं, तो क्या होगा, ये डेमोक्रेसी को मेंटेन कर रहा है क्योंकि सभी का पार्टिसिपेशन हो रहा है डिसीजन मेकिंग में। फिर अगर हम देखेंगे तो ये रिस्पेक्ट करेगा डाइवर्सिटी का, क्योंकि अगर आप सभी को बुलाते हैं, सभी की सहमति लेते हैं, तो इसका मतलब है आप हर ग्रुप के आइडियाज़ को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, यानी आप इंडिविजुअल आइडियाज़ को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, यानी आप डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये जो पावर शेयरिंग है ये एक्नॉलेज करता है, रिस्पेक्ट कर, पावर शेयरिंग क्या है, रिस्पेक्ट एंड एक्नॉलेज देयर आइडेंटिटी। इसका मतलब है वो क्या कर रहा है, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट कर रहा है, यानी डाइवर्सिटी को प्रमोट कर रहा है। नाउ अब बात करेंगे तीसरा, ये करेगा इंश्योर सोशल जस्टिस। अब सोशल जस्टिस को कैसे इंश्योर करेगा, पावर शेयरिंग क्या करता है कि मार्जिनलाइज जो ग्रुप रहते हैं या जो माइनॉरिटी ग्रुप रहते हैं उन्हें क्या करता है, रिप्रेजेंटेशन देता है, जिसके कारण क्या हो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके और उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सके गवर्नमेंट में, ठीक है। वो भी इक्वली ट्रीट हो, इक्वल रिप्रेजेंटेशन उन्हें मिले, इसलिए जिसके कारण क्या होगा, ये इंश्योर करता है सोशल जस्टिस।
उसके अलावा क्या करता है, ये प्रमोट करता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पावर शेयरिंग जब होगा, डिफरेंट ग्रुप्स आएंगे, डिफरेंट इंडिविजुअल अपने आइडियाज़ देंगे, जब हम उनके आइडियाज़ को सुनेंगे, ठीक है, तो हम क्या करें, एक तरह से डाइवर्सिटी का ही रिस्पेक्ट कर रहे हैं, यानी हम डाइवर्सिटी को ही प्रमोट कर रहे हैं। अगर हम जब डाइवर्सिटी को प्रमोट करेंगे तो क्या होगा, ये सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी को भी क्या करेगा, प्रमोट करेगा। तो ये था हमारा प्रूडेंशियल और मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो हम देखेंगे कि जो पावर शेयरिंग है, प्रूडेंशियल रीजन का अगर हम लोग नेचर देखें तो ये प्रैक्टिकल है, जबकि मॉरल रीजन का क्या है, इथिकल है। प्रूडेंशियल वाले क्या है, लॉजिकल कंसिडरेशन पे यानी प्रॉफिट लॉस को देखते हैं। इथिकल वाले क्या है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे, ये मेनली राइट या रॉन्ग को देखते हैं। इनका पर्पस क्या रहता है, प्रूडेंशियल वाले का इंश्योर करना स्टेबिलिटी और यूनिटी, और मॉरल वाले का क्या है, ये रिस्पेक्ट करते हैं स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को। प्रूडेंशियल की बात करें तो जैसा बेल्जियम में था, पावर शेयरिंग अवॉइड किया सिविल वॉर। मॉरल रीजन की बात करें तो हर माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन देना उनका एक अधिकार है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन देना उनका भी एक हक है, अपने आप का बात रखने का। इंपॉर्टेंस की बात करें, प्रूडेंशियल स्टेबिलिटी एंड पीस को मेंटेन करता है किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में। मॉरल क्या करता है, इक्वालिटी, पार्टिसिपेशन और जस्टिस, इन सभी को क्या करता है, प्रमोट करता है। इक्वालिटी मतलब सभी को फेयरली ट्रीट करे। पार्टिसिपेशन, सब कोई पार्टिसिपेट कर सके किसी डिसीजन में, ठीक है ना। अब अगर हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, तो अगर हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में, तो एंशिएंट टाइम में क्या था, जो पावर था किसी एक व्यक्ति के हाथ में था या फिर किसी एक ग्रुप में, जैसा या हमारा राजा हो या रानी हो। मान लीजिए हमारी जो रानी है जो कहती थी मेरा वचन ही शासन, वही होता था, या परंतु अभी जब ये इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जब से डेमोक्रेसी आया, क्या है, सारे पावर क्या है, पीपुल के पास चले गए। क्योंकि डेमोक्रेसी की जब हम लोग बात करें तो ये बना ही हुआ है डेमोस प्लस क्रेटस। डेमोस का मतलब ही होता है पीपुल और क्रेटस का मतलब होता है रूल, यानी रूल बाय पीपुल, यानी डेमोक्रेसी का मतलब ही है रूल बाय पीपुल, ठीक है। तो अभी पीपुल का ही रूल है, यानी पावर का तुम्हारा शेयरिंग हुआ। तो हम लोग जब फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग देखेंगे तो हम लोग मेनली देखेंगे पावर को 4 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है गवर्नमेंट, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, एक अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स और एक डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप। जब हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग की बात करते हैं तो इसमें जैसा कि मैंने पहले भी कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में, 3 ऑर्गन आते हैं। मेन ऑर्गन है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेचर क्या करता है, देखता है सोसाइटी में किस प्रकार के लॉ की ज़रूरत है तो उसे क्या करता है, वो लॉ बनाता है। जैसे कि हमारा पार्लियामेंट, जिसमें बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो रहते हैं, वो देखते हैं कि सोसाइटी में किन किन चीज़ों का ज़रूरत है तो उससे रिलेटेड एक लॉ बनाते हैं। अगर उस लॉ फिर उसे प्रेसिडेंट के पार्लियामेंट में पास कराने के बाद प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव है। अगर वो उस पर साइन करता है तो वो एज ए लॉ सोसाइटी में आ जाता है। और जुडिशियरी जो रहता है वो देखता है कि जो लॉ बनाया गया है वो सोसाइटी के बेनिफिट में है या नहीं है, या वो कोई और राइट्स जो हमारे सिटीजन है उसका वायलेट तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो तीनों ऑर्गन हैं, ये तीनों अपना अपना काम इंडिपेंडेंटली करते हैं, ठीक है। तीनों ही सेम लेवल ऑफ पावर पे रहते हैं, यानी तीनों देखते हैं अगर ये लॉ बना रहा है तो बाकी ये दोनों देखते हैं कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसीलिए इसे सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हर एक दूसरे को चेक करता रहता है, उसे कुछ गलत करने से रोकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, अगर किसी जज का अपॉइंटमेंट होता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा, तो वो चेक करेगा फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जो लॉ मेड किया जाएगा लेजिस्लेचर का, ठीक है। यानी जो इस सुप्रीम कोर्ट के कोई जज होंगे, अगर वो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा हुए हैं तो वो देखेंगे कि लेजिस्लेचर क्या लॉ बना रहा है और या प्रेसिडेंट जो भी है वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। इस तरह से क्या है, ये एक तरह का सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस बना हुआ रहता है। दूसरा हमारा क्या है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में मेनली पावर डिस्ट्रीब्यूटर है सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट में, ठीक है। पावर यहाँ जो है वो अनइक्वली है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता है, और सबका अपना अपना पावर हो गया और अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर हम लोग बात करते हैं तो ये डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स यानी नेशनल लेवल का जो चीज़ रहता है उसे देखते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें
तो हेल्थ, एजुकेशन और पुलिस को मैनेज करता है, यानी स्टेट लेवल के सारी चीज़ों को मैनेज करेगा। लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो इसमें दो आता है, एक विलेज पे पंचायती और अर्बन में म्यूनिसपैलिटी आता है। दोनों का अपना अपना काम है, दोनों ही देखते हैं सैनिटेशन या जो स्ट्रीट है या फिर जो लाइट है, ये जो मैनेज करते हैं लोकल है, चाहे वो विलेज में हो चाहे अर्बन एरियाज में, उसे मैनेज करते हैं। ये जो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है, इसे फेडरल गवर्नमेंट भी कहा जाता है या फिर इसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंडिया में कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप। ठीक है, तो पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स की जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि पावर शेयरिंग क्या करता है, इंश्योर करता है रिप्रेजेंटेशन और पार्टिसिपेशन, जो किसको, जो कि वीकर ग्रुप्स है, जो वीकर सोशली वीकर ग्रुप्स है या फिर अलग अलग जो रिलीजियस ग्रुप्स है या लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटी है, उसे क्या करता है, रिप्रेजेंटेशन देता है डिसीजन मेकिंग में। फॉर एग्जांपल जब हम बेल्जियम का बात करेंगे तो वहाँ पे एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया था, जिसके ज़रिए जो डिफरेंट कम्युनिटी था उसका लैंग्वेज रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड जो भी मैटर हो उसे क्या करेगा, वो गवर्नमेंट के पास ला के रखेगा। इसी तरह पावर शेयरिंग यहाँ भी किया जाता है। उसके अलावा पावर शेयरिंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज या प्रेशर ग्रुप्स मेनली क्या होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स मेनली अपोजिशन पार्टी होते हैं। अब ये अपोजिशन पार्टी क्या होता है, जैसे राहुल गांधी जो कि अपोजिशन पार्टी है, मेनली क्या होता है, जब इलेक्शन कंटेस्ट होते हैं जो पार्टी जीतता है उसे मेजोरिटी पार्टी कहते हैं और वो गवर्नमेंट बनाता है। जो पार्टी मेजोरिटी इस्टेब्लिश नहीं कर पाता है वो मेनली अपोजिशन पार्टी कहलाता है या फिर प्रेशर ग्रुप कहलाता है। अगर किसी कंट्री को डेमोक्रेटिक का जो आइडियल डेमोक्रेसी कंट्री बनाना है, डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना है, तो उसमें एक अच्छा गवर्नमेंट के साथ साथ एक अच्छा प्रेशर ग्रुप होना चाहिए। क्योंकि प्रेशर ग्रुप्स क्या करता है, किसी भी जो मेजोरिटी गवर्नमेंट है या रनिंग गवर्नमेंट है उसके जो भी एरर रहते हैं उसको वो हाईलाइट करता है, जिसके कारण वो और अच्छे तरीक़े से पॉलिसी बनाते हैं। अब होता ये है कि इलेक्शन तो हर साल यहाँ होना ही है इंडिया में, यानी जो भी है डेमोक्रेटिक कंट्री जो भी वहाँ इलेक्शन हर साल होना है। तो क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अच्छे से काम करते हैं ताकि वो अगले साल भी उन्हें सरकार यानी सत्ता में वो आ सकें। ठीक है, तो इसलिए वो तो अच्छा से काम करते हैं, साथ में ये भी जो अपोजिशन रहते हैं ये भी अच्छे से देखते हैं ताकि जितना जल्दी हो सके उस सरकार को गिरा दे, अगर वो अच्छा से काम नहीं करता है और ख़ुद पावर में आ जाए। तो यहाँ पे जो क्या है, जो पावर शेयरिंग है वो प्रेशर ग्रुप्स के बीच में किया गया। और उसके अलावा जो पावर शेयरिंग है इंश्योर करता है पावर इज शेयरिंग थ्रू द इलेक्शन एंड कोलिएशन क्या है, जैसे ये नीतीश कुमार और ये मोदी सरकार जो है, इन दोनों के बीच में जो कोलिएशन गवर्नमेंट है बिहार में चल रहा है, दोनों आपस में तालमेल मिला करके चलते हैं, उसे ही कोलिएशन कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग और ये था हमारा चैप्टर 1। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स।